हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस चाणक्यस एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग जो कि हैं 4th एंड 5th जुलाई 2021 के। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर टाउन्स समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ कंट्री। ये प्री 2018 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि आपको जो टाउन्स के नेम है वो आपको मैच करना है कंट्रीज के नेम के साथ। मतलब जो टाउन्स है वो कौन कौन सी कंट्रीज में आते हैं। फर्स्ट देखिए अलिप्पो सीरिया, सेकंड किरकुक येमेन, थर्ड मौसुल पैलेस्टाइन या फोर्थ बड़शान अफगानिस्तान। तो इन पेयर में से आपको करेक्ट पेयर आपको क्या करनी है, चुननी है। ए देखिए 1 एंड 2, 1 एंड 4, 2 एंड 3 या 3 एंड 4 ओनली। अब देखिए ये जो ना बार बार न्यूज में आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स के नेम आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाउन्स को आप क्या करके रखिए, नोट करके रखिए। ऐसे टाउन्स के नेम आपको बार बार मतलब आप बोल सकते हो कि प्रीलिम्स में तो काम में है, उसके साथ साथ ये अगर आप ज्योग्राफी के ऑप्शनल अगर ज्योग्राफी है तो उसमें भी क्या होता है, एक मैपिंग का सेक्शन होता है जिसमें क्या होता है 10 या 20 मार्क्स के क्या आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए तालिबान कैप्चर सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन अफगानिस्तान। आपको पता होगा हमारे जो न्यू कैप्टन अमेरिका थे उन्होंने क्या किया था, ये ठाना था कि जो नाटो की जो फोर्सेस हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस है ना उसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, उसे विड्रॉ करेंगे। ये इनका कहना था। और जैसे ही उन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, रिट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, तो तालिबान ने क्या किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे ना अफगानिस्तान के उसे फिर से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया बड़कशान प्रोविंसेस को। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है बड़कशान प्रोविंसेस यहाँ पे क्या है, फोकस में है, इसीलिए ये फोर्थ जो है बड़कशान अफगानिस्तान में ही आता है। फोर्थ क्या है यहाँ पे, बिल्कुल भी सही है। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। उसके साथ ये देखिए पंजावाई डिस्ट्रिक्ट है, ये भी फोकस में है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन साउदर्न प्रोविंसेस ऑफ कंदाहार द बर्थ प्लेस ऑफ तालिबान। जो पंजवाई डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पे क्या हुआ था, कंदाहार प्रोविंसेस के यहाँ पे पंजवाई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे तालिबान का जन्म हुआ था। तो ये क्या कर रही है तालिबान, धीरे धीरे वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो अफगानिस्तान के है ना उसे रिकैप्चर कर रही है। अब देखिए किरकुक जो है ना वो यमन में नहीं है और मोसुल तो बिल्कुल भी पैलेस्टाइन में नहीं है। एलिप्पो जो है वो आपको सीरिया में, आपको इसका नाम बार बार सुनने को मिलता होगा। यहाँ पे भी जो आईएसआईएस है ना वो क्या करती है, टाउन्स को कैप्चर करती है और वहां की गवर्नमेंट फिर उन्हें मारती है, फिर टाउन्स को छुड़ाती है, फिर से वहां पे क्या किया जाता है, आईएसआईएस उसे फिर से कैप्चर करती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बार बार क्या करता होता है, चलता रहता है। इसीलिए जो टाउन्स है ना बार बार आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं। इसका आंसर क्या है, बी 1 एंड 4। ओके, क्योंकि मोसुल तो यहाँ क्या है, बिल्कुल भी गलत है। मोसुल आपको कहाँ मिलेगा, इराक या ईरान, इराक में मिलेगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रोड टेप RODTEP स्कीम विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो रोड टेप स्कीम है ना वो किसके लिए है। ए देखिए क्रिएशन ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व फॉर इमरजेंसी यूज, मतलब इमरजेंसी यूज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेट्रोलियम रिजर्व बना रही है। या बी रेमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर एक्सपोर्टर्स, मतलब जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्टर्स को पे करने पड़ते हैं उसे रेमिट करने की ये कोई स्कीम है। या सी डिजिटाइजेशन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो प्री हिस्टोरिक एज के जिस पे लिखा जाता था, उस पे लिखा पेंट किया जाता था, उसे डिजिटाइज करने की ये कोई स्कीम है। या डी क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है। थर्ड देखिए, विथ एमरजेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट देखिए इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट, मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंपोर्ट। मर्चेंडाइज का मतलब होता है यहाँ पे गुड्स। क्या होता है यहाँ, गुड्स। गुड्स मतलब टेंजिबल गुड्स जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। आप बोल सकते हो फिजिकल गुड्स भी है उसको बोल सकते हो, टेंजिबल गुड्स इसे कहा जाता है मर्चेंडाइज। तो क्या लगता है इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से कम है। सही है या गलत है। Second, India's import of iron and steel, chemicals, fertilizer and machinery have decreased in recent years. मतलब जो इंडिया का जो इंपोर्ट है आयरन एंड स्टील का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और मशीनरीज का, वो हाल के सालों में क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या लगता है, कम हुआ है या बढ़ा है। थर्ड देखिए इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब जो इंडिया की एक्सपोर्ट करते हैं हम सर्विसेज। अब देखिए सर्विसेज का मतलब होता है इंटेंजिबल,
सर्विस। ओके, ये क्या होती है, ऐसे आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। जैसे मर्चेंडाइज रहते हैं ना वो टेंजिबल रहते हैं, लेकिन सर्विसेज इंटेंजिबल रहती हैं। ओके, जो जैसे कि टीचिंग है, अगर आपको कोई भी अगर आपको टीचर टीच करता है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसने आपको कुछ दिया क्या, ये ले भाई आधा किलो नॉलेज, आधा किलो पार्लियामेंट के बारे में नॉलेज है, आधा किलो प्रेसिडेंट के बारे में नॉलेज है, अगर ज्यादा पैसा पे करेगा तो 1 किलो प्रेसिडेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, टेंजिबल सर्विस है, इंटेंजिबल सर्विस है, इसको आप क्या मेजर नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए इंडिया के जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज के, वो क्या ज्यादा है क्या इंपोर्ट से, क्या लगता है। या फोर्थ, इंडिया सफर ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या लगता है इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड अकाउंट है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट ही देखने को मिलता है। व्हाट डू यू थिंक, करेक्ट आंसर आपको चुनना है 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली या 1, 3 and 4 ओनली। ये भी क्वेश्चन प्री 2020 में से क्या किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है। अब देखिए, इनका कहना है कि जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है ना वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट अभी हो गए 95 बिलियन। मतलब इनका कहना है कि अभी जो सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में इंडिया में लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शन लगा, उसके बावजूद क्या हुआ है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट हुए हैं ना, जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन ओपन हो रहे हैं, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। ऑल टाइम हाई इन द सेंस, अभी तक इंडिया के इतने ज्यादा एक्सपोर्ट कभी नहीं हुए। इनका कहना है कि जून 2020 से लेके एक्सपोर्ट में जो सर्ज हुआ है ना वो 50% का क्या हुआ है, ऑलमोस्ट सर्ज हुआ है। मतलब 47% का क्या हुआ है, सर्ज हुआ है। मतलब 32 बिलियन से क्या बढ़े हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं। अब इनका कहना है इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किस किस का है, तो आयरन ओर का है जो कि डबल हो गए हैं, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का है, इंजीनियरिंग गुड्स का है, जिनके इसमें क्या है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ा है। अब इनका कहना है आने वाले समय में जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होंगे ना, जो ट्रेड होगा ना, वो 400 बिलियन को क्या करेगा, टच करेगा। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं, उनमें क्या हुआ था, डबल डिजिट डिक्लाइन हुआ था जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, जो सेक्टर्स हैं धीरे धीरे एक्सपोर्ट इनका बढ़ रहा है, और वो जीडीपी में ग्रोथ में, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका बढ़ रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि जो एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। ये 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लाई थी, जिसके तहत जो एक्सपोर्ट्स है ना, उनको जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं, उनको क्या दिया जाता था, ड्यूटीज एंड रेमिशन के ऊपर टैक्सेस को, मतलब जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस थे ना उनके ऊपर रेमिशन दिया जाता था, उनको छूट दी जाती थी। तो इसका आंसर क्या है, सॉरी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम किसके लिए थी, इसके ऊपर मतलब जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस थी उसके ऊपर एक्सपोर्टर्स को छूट दी जाती थी। लेकिन कोई तो भी कंट्री ने डब्ल्यूटीओ में केस फाइल किया और डब्ल्यूटीओ ने इसके अगेंस्ट में क्या की, जजमेंट दी थी, और इंडिया ने फिर जजमेंट मानी थी, और जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम है ना, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था, हटा दिया था, रिपील कर दिया था। लेकिन हमें एक्सपोर्टर्स को हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या देना था, रेमिशन तो देना था। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई स्कीम्स के साथ आई जिसका नाम क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ओके, जिसका नाम क्या है, रोड टैप स्कीम, जिसे हम आप फुल फॉर्म में बोल सकते हो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। जिसके तहत क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टैक्सेस हैं और ड्यूटीज हैं जो कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगाई जाती हैं, उसे क्या कर देती है, रेमिट कर देती है। ओके, तो इसलिए इनका कहना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्वालिटी के ऊपर और उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्या दें, ध्यान दें। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं लेस देन इज मर्चेंडाइज इंपोर्ट, ये बिल्कुल भी सही है कि जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंपोर्ट्स। ओके, गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। आयरन एंड स्टील, केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो इंपोर्ट्स है ना वो रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा क्या हुए हैं, बड़े हैं, एज कंपेयर टू दैट ऑफ घटे हैं। वो घटे नहीं है, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको पता है इनकी जो खपत है वो रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया के जीडीपी में 67% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और ना कि सिर्फ जीडीपी में, वो करंट अकाउंट में भी बहुत ज्यादा क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है।
उसके बाद जो फोर्थ है, इंडिया सफर्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये तो हर बच्चे को पता है कि अगर सिर्फ 3-4 साल छोड़ दिए जाए ना, जिसमें 1976, 2002 एंड 2003, तो इंडिपेंडेंस से लेके इंडिया ने आज तक कभी भी करंट अकाउंट सरप्लस नहीं दिखाया है, हमेशा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी के सारे, सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी के स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर है डी, 1, 3 एंड 4 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पंचमुली लेक रिसेंटली इन न्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये लेक है पंचमुली लेक। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं जिसमें पेंगोंग सो लेक आता है, उसके साथ दीपोर भील आता है। ऐसे यूपीएससी ने ऐसे जो लेक्स हैं जो बार बार आपको न्यूज में दिखाई देते हैं, इनके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। यूपीएससी ने वेम्बा लेक, कैलीमरे पॉइंट, इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यूपीएससी इनके ऊपर, पंचमूली लेक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। ओके, तो ये लेक आखिर कहाँ है? ए देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, असम या नागालैंड। अब देखिए क्रॉक्स रिलोकेटेड फ्रॉम गुजरात लेक। जो क्रोकोडाइल्स है ना, 195 क्रोकोडाइल्स, 94 क्रोकोडाइल्स रिलोकेट किए गए हैं पंचमुली लेक से दूसरी जगह पे। अब देखिए पंचमुली लेक कहाँ पे है, तो ये ना स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के सामने एक छोटा सा लेक बनाया गया है जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल्स आपको क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, क्रोकोडाइल्स की वजह से जो वहाँ के टूरिस्ट है ना, उनकी जान के ऊपर थ्रेट्स बन रही हैं, उनकी जान के ऊपर खतरा बन रहा है। इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन जो क्रोकोडाइल्स है ना, इनको क्या किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। अब देखिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कुनो पालपुर के बारे में भी ये पूछा था कि जो गुजरात के जो आप बोल सकते हो कि जो चीता है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ साथ जो एशियाटिक लॉयंस हैं उसे कहाँ, गुजरात मतलब जो एशियाटिक लॉयंस हैं इसे कहाँ पे क्या किया जा रहा था, रिलोकेट किया जा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। तो ये क्रोकोडाइल्स को रिलोकेट कहाँ से किया जा रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो पंचमुली लेक है ये कहाँ पे है, गुजरात में आपको देखने को मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम ऑफ निपुण भारत स्कीम। अब देखिए निपुण भारत स्कीम, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, तो यूपीएससी ने 2017-18 में उन्नत भारत अभियान के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, है ना, उन्नत भारत अभियान। तो उसी के बेसिस पे सेम क्वेश्चन क्या किया, निपुण भारत के इस पे बनाया। तो आपको बताना है कि निपुण भारत का स्कीम का एम क्या है। ए देखिए, टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ स्कूल्स, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे जो स्कूल्स हैं फिजिकल से क्या हो, डिजिटल हो सकें। बी, टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्वाइजेशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे यूनिवर्सल बच्चे जो हैं उनको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का क्या हो, ज्ञान हो। या सी, टू क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर बेसिक सैनिटेशन विल बी अवेलेबल फॉर स्कूल चिल्ड्रन, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सैनिटेशन का, वो हर बच्चे को क्या हो, स्कूल्स को अवेलेबल हो सके। या डी, टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर फुल फूड सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को फुल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब आपको पता होगा हाल ही में कोरोना के लॉकडाउन लगने की वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनको फूड सिक्योरिटी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बार बार क्या की थी, गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि आप क्या कीजिए, इन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निपुण भारत स्कीम एंड एनालाइज द लूपहोल्स इन द स्कीम। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दो पार्ट में, पहले तो आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं निपुण भारत स्कीम के, और उसके बाद आपको लूपहोल्स बताने हैं। और देखिए जब भी आप लूपहोल्स बताते हैं ना, तो उसके ऊपर आप सॉल्यूशंस भी बताएं, ये यूपीएससी क्या करती है, आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो शॉर्ट में आप कंक्लूजन में आप सॉल्यूशंस भी बता सकते हो कि किस प्रकार से हमें इन लूपहोल्स को बिल्ड करने के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब देखिए इशू क्या है, लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन डेडलाइन पुश फॉर 2024। अब आपको पता होगा 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। उसके तहत बहुत सारी स्कीम्स को क्या किया था, इंटीग्रेट किया गया था, और उसमें समग्र शिक्षा अभियान भी था। समग्र शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या कर रही है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारी स्कीम्स को क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है। उसी के अंतर्गत थी जिसका नाम था निपुण भारत। अब देखिए निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी।
अब इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली है जिसके तहत क्या हो, यूनिवर्सल एक्वाइजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सो दैट एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज इन द रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ये जो इसका टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सबके जो जितने भी बच्चे हैं जो 3rd ग्रेड पे पास होके आते हैं उनको क्या हो, न्यूमरेशन फाउंडेशनल लिटरेसी हो, न्यू राइटिंग का ज्ञान हो और थोड़ा बहुत न्यूमरेसी का क्या हो, ज्ञान हो। इसके बारे में उनको क्या करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंतर्गत ये फाउंडेशनल लिटरेसी सबको मिल सके। तो इसका आंसर क्या है, निपुण भारत का मेन एम क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हर बच्चे को क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम समग्र शिक्षा के थ्रू क्या की थी, फंड की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि समग्र शिक्षा का जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम कर लिया है। ये आप इसमें लूपहोल्स में भी लिख सकते हो। और जो प्रथम की रिपोर्ट है, आपको पता होगा प्रथम की असर नाम की रिपोर्ट आती है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें गवर्नमेंट प्रथम ने बहुत ज्यादा ऐसी फैक्ट्स हैं जिसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से फाउंडेशनल लर्निंग बच्चों को मिल रही है। 18% 20% ऐसे बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं जो 5वीं की बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, 3rd के ऐसे बच्चे हैं जो 1st की बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या है फैक्ट एंड फिगर आपको प्रथम की रिपोर्ट में मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद देखिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, viruses can be made potent tool for man-made disaster. In light of the above statement, critically analyze the lab leak hypothesis of coronavirus. मतलब जो वायरसेस हैं वो एक मैन मेड डिजास्टर का टूल बन सकते हैं, और इसके स्टेटमेंट के इसमें आपको बताना है कि जो लैब लीक हाइपोथेसिस है उसके बारे में आपको बताना है कि आखिर लैब लीक हाइपोथेसिस सही है या गलत है और इसके ऊपर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखिए जो ये राइटर है इन्होंने सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं पे अगर न्यूक्लियर प्लांट है, तो अगर और न्यूक्लियर का क्या हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन अगर लीक हो रहा है और आपके घर के आजू बाजू में अगर न्यूक्लियर प्लांट है तो सबसे पहला शक कहा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाएगा। लेकिन उसी के 2 किलोमीटर बाजू में न्यूक्लियर रिसर्च लैब है, न्यूक्लियर रिसर्च लैब, तो आपका जो दूसरा शक है वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियर रिसर्च लैब की तरफ जाएगा। लेकिन उसी के अगर 2 किलोमीटर बाजू में एक न्यूक्लियर डंप है, न्यूक्लियर के जो वेस्ट है ना उसको क्या किया जाता है, डंप किया जाता है, तो आपका जो तीसरा शक है वो कहा जाएगा, सस्पिशन न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल जोन की तरफ जाएगा। तो इनका कहना है कि जो सार्स कोविड है ना उसमें क्या हो रहा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है जिसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, जैसे कि एक वुहान लैब थ्योरी वाला है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट वाला है जिसका कहना है कि नेचुरल इवेंट है, ये नेचुरली हुआ है। एक का कहना है कि ये गेन ऑफ रिसर्च की वजह से क्या हुआ है, मतलब ये जो वायरस है वो डायरेक्टली भाग गया है और वो डायरेक्टली वुहान की लैब में, वुहान के जो वेट मार्केट है उसमें इसका फ्लरिशमेंट हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वुहान के वेट मार्केट से आया है। तो ये क्या चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। अब देखिए ये साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है, ये सारी के सारे हाइपोथेसिस हैं। अगर आपको इनके बारे में एक्चुअल पता लगाना है ना तो वायरोलॉजिस्ट और मॉलिकुलर एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल अगर आप बोल सकते हो कि इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, डिगिंग करनी पड़ेगी लेयर्स को, तब जाके क्या करेगा पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये वायरस का ओरिजिन कहाँ से है। अब इनका कहना है कि ये सारे हाइपोथेसिस क्या कर रहे हैं, चाइना की जो इमेज है ना उस वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा गंदा कर रहे हैं, और चाइना को क्या करना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। अब इनका कहना है कि ऑब्वियस सी बात है अगर लैब से भी अगर लीक होता है या वुहान के मार्केट से भी लीक होता है या तो फिर वुहान की वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से भी अगर लीक होता है, कोई भी अगर इसमें से अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगे जिसके तहत हम क्या कर सकेंगे, आने वाले वायरसेस मतलब जो आने होने वाले पेंडेमिक्स हैं उसको हम रोक सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो मेन कोऑपरेशन की जरूरत है, इनका कहना है कि चाइना का कोऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपरेटिव है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, एक्चुअल ओरिजिन पता लगाने के लिए। अब देखिए एक्चुअल ओरिजिन अगर पता लग जाता है तो साइंस को ना क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटाइज किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब यूएस क्या कर रही है, इसके नाम पे बहुत ज्यादा अपनी जो रीजनल एक्सपांशन है, रीजनल हाइपो मतलब आप बोल सकते हो रीजनल सुपरमेसी क्रिएट करने की जरूरत वो कर रही है यूएस, कि चाइना ने ये वायरस लॉन्च किया है, चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए,
चाइना ऐसा करता है, चाइना वैसा करता है। अब जितने ज्यादा हाइपोथेसिस आएंगे ना चाइना के ऊपर, क्या होगा, उतना ज्यादा सस्पिशन लोगों का बढ़ेगा। अब इस सस्पिशन को हटाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए, अगर आपके तीनों घर के मेंबरों के ऊपर अगर नाम उठ रहा है तो आपके तीनों घर के मेंबर्स के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर पता लगाया कि एक्चुअल में मर्डर किसने किया है एक व्यक्ति के ऊपर, तो जो बाकी के दो व्यक्ति हैं उनके ऊपर तो आप लाइफ में भरोसा कर सकते हो ना। अब इनका कहना है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना के ऊपर लोगों का सस्पिशन बढ़ रहा है कंट्रीज का, और आने वाले समय में ये सस्पिशन और भी बढ़ेगा। इसे कम करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डब्ल्यूएचओ को चाइना क्या करने दे, इसमें कोऑपरेट करे। ओके, मेंस प्रैक्टिस को देखिए, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आपको मेरिट्स बताने हैं और डीमेरिट्स बताने हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्विस है। उसके बाद आप प्रोविजंस बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ दिया गया है और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, बॉडी में पहले मेरिट लिखोगे और फिर डीमेरिट लिखोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे, आप कंक्लूजन लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपका ओपिनियन होगा। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 had meant Article 312 empowering Parliament to make laws for creation of all India judicial service common to both union and state। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 312 को अमेंड किया गया था क्या, जिसके तहत ये पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी लॉ बनाने की कि वो किसी भी समय ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो कि कॉमन होगी बोथ यूनियन एंड स्टेट्स को, उसको क्या कर सकेगी, वो लॉ बना सकेगी। क्या लगता है, ये सही है या गलत है? सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आर्टिकल 233 lays down that the appointment to the person, posting and promotion of district judge in any state shall be made by governor of state in consultation with the council of minister। क्या लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है, उसकी पोस्टिंग होती है, उसका प्रमोशन होता है, उसे वो कौन करता है, गवर्नर करता है क्या, इन कंसल्शन विद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्शन के साथ करता है। ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या नेदर वन नॉर टू। अब देखिए, विल द नेशनल, अब इन्होंने बताया है कि किस प्रकार सेंटर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव है ना, वो क्या कर रहा है, जुडिशरी के स्पीयर में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, ये इन्होंने पहले इसमें बताया है। लेकिन आप इस क्वेश्चन के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में आप बताओगे। इशू में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया और उसके तहत जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे ना, उनके जो चेयरमैन थे ना, उनकी सैलरी और उनका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव तय करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऑर्डिनेंस के थ्रू पारित किया था। अब इनका कहना है कि ऑर्डिनेंस जुडिशरी की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत ये होगा नहीं, और जुडिशरी क्या कर लेगी, इसे खारिज कर लेगी, मतलब रिपील कर देगी। अब इनका कहना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे 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 जुडिशियल स्फीयर में बहुत ज्यादा इंटरवेन कर रही है। और देखिए, इन्होंने बताया बाद में आर्टिकल, जैसे कि इन्होंने बताया अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत क्या किया गया था, 312 आर्टिकल को अमेंड किया गया था, और उसमें क्या किया गया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने को लॉ बनाने की पावर दे दी गई थी, जिसके तहत वो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो कि कॉमन रहेगी यूनियन एंड स्टेट्स को, इसकी क्या की गई थी, पावर दे दी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट भी इन्होंने बताया है कि आर्टिकल 233 के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने की जो पावर होती है ना, वो किसके पास रहती है, गवर्नर के पास रहती है, लेकिन वो कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत नहीं, कंसर्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत रहती है। ओके, तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो गवर्नर ही करता है, लेकिन किसके साथ कंसर्न में, कंसर्न हाई कोर्ट के जज के साथ। ओके, उससे कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर है वन ओनली। अब देखिए, इन्होंने बताया है, बहुत सारे मेरिट्स बताए हैं कि किस प्रकार से क्या होगा अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाती है, तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसके साथ साथ जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप देख रहे हो सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, और उसकी वजह से लोगों को प्रॉपर ढंग से जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 39 जो है, जिसके तहत फ्री लीगल एड टू पुअर की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो लोगों को क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। अब इन्होंने डीमेरिट्स बताए हैं कि देखिए, जो 50% जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ना, वो कहाँ से होता है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से होता है।
तो जैसे ही आप ऑल इंडिया जुडिशियरी को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो इन जजेस को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो डायरेक्टली हट जाएगी। उसके साथ साथ जो जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को होती है थ्रू गवर्नर। तो क्या होगा, ये पावर डायरेक्टली हट जाएगी और ये पावर किसके पास चली जाएगी, यूपीएससी के पास चली जाएगी। वो जो एक यूनिफॉर्म एग्जाम लेगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की, उसके बेसिस पे क्या की जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी। अभी देखिए क्या होगा, इसकी वजह से जो फेडरलिज्म के जो प्रोविजंस है ना, फेडरलिज्म है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। थर्ड डीमेरिट बताया है कि लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है। अब देखिए महाराष्ट्र का कोई मराठी मानुस अगर केरला में चला जाता है और वो उसे अपनी भाषा में अगर समझाता है कि केस क्या है और उसे समझ में ही नहीं आता है, तो वो किस प्रकार से वो प्रॉपर जजमेंट दे पाएगा, किस प्रकार से वो कंक्लूजन कर पाएगा। तो इस हालत में क्या होगा, जो मेन इसका इफिशियंसी है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेरिट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट डीमेरिट्स हैं, जिसके बेसिस पे आपको बताना है कंक्लूजन में कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।